एन हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। जहान इसकी नीली सूरी आंखों से नजर चुराई थी। इसके चेहरे पर आंसू के मिटे-मिटे निशान थे। उठो यहाँ से, गई क्यों नहीं अभी तक? एन अपने जख्मी हाथ को कमर के पीछे छुपा कर उठ खड़ी, खामोशी से सर झुकाकर पाँव को तकने लगी। क्या छुपा रही है? उसने तेवरी छुड़ाकर पूछा तो एन ने तंजिया नजरों से इसे देखा तो जहान ने नजर चुराई थी। दिखाओ मुझे। इसने एन का हाथ पकड़कर सामने किया जो बुरी तरह कुचला गया था। होंठ बेचकर इसने हाथ का जायजा लिया। चलौंदे एन इसकी तरफ देखा। बर्दाश्त कर लेंगे अब? जहान ने गुस्से से देखा और उसका हाथ पकड़कर कमरे में रखे सोफे पर पटकने के अंदाज में बिठाया। इनकी आंखों में नमी आने लगी। वो आंखें चपक चपक कर आंसू रोकने लगी थी। जहान फर्स्ट एड बॉक्स लेकर इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। उसके हाथ पर जमा खून साफ करने लगा। एन बेध्यानी में से देखने लगी थी। उछली पेशानी पर बिखरे हुए काले बाल, आंखों पर झुकी गनी पलके, मगरूर नाक और पीछे हुए होंठ। दाढ़ी बढ़ने से वो पहले से भी ज्यादा वजीहा और मगरूर लगने लगा था। इसने सल अपने आप को तकते पाकर इसने सर उठाकर देखा तो एन ने नजर झुका ली थी। क्या अब तुम्हारे दिल में मेरी लिए फीलिंग आने लगी है? इसके काटदार लहजे पर एन एक हाथ आंखों पर रखकर रोने लगी। रो रो कर इसकी आंखें जलने लगी थी। इसने अपना हाथ खींचना चाहा तो जहान ने सर नजरों से इसे देखा था। इसके हाथ पर पट्टी बांधने लगा। अचानक एन की नजर इसके हाथ पर पड़ी जो पट्टी में जकड़ा हुआ था। तो तौसीफ को मारने से इसके हाथ की जिल्द फट गई थी। क्या हुआ आपको? एन ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जहान ने उठने वाले नजर से देखा। वो भी खड़ी हो गई। क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। एन ने सादगी से कहा तो जहान को फिर से गुस्सा आने लगा था। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ये ड्रामे किसी और के सामने जाकर करना। जहान संगदिली से कहकर मुड़ा ही था कि एन ने इसका बाजू पकड़ लिया। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मुझे तकलीफ तो हो रही है। जहान अपनी जगह साकित रह गया था। इसने आहिस्ता से अपने बाजू से इसका हाथ हटाया और खामोशी से उसे देखने लगा। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले हालात भी ऐसे नहीं थे। और अब? जहान ने इस पर नजर करते हुए कहा। क्यों अब क्या है? ने ज़िद्दी लहजे में कहा तो जहान ने इसे कंधे से पकड़ कर करीब किया था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। इसकी नीली आंखों में अपनी काली आंखें गाड़ कर इसने चबा कर कहा। ने फौरन झिझक कर दूर हुई थी। अब खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुकून बर्बाद कर दिया है मेरा। गुस्से से हड़बड़ा कर वो बेड पर फैल कर लेट गया था। मैं कहाँ सोऊंगी? ने झिझक कर पूछा। अब क्या तुम्हें मेरे साथ सुलाऊंगा? मैं कमरे में बहुत सी जगह है जहाँ मर्जी सो जाओ। अब मैं तुम्हारी आवाज़ ना आए। चारों ना चार वो टू सीटर सोफे पर सुगर कर लेट गई थी। अगली सुबह जहान की आँख खुली तो वो कमर पकड़े रोनी सूरत बनाए बैठी थी। इसका दुपट्टा सोफे से नीचे लटक रहा था। दुपट्टे की होश बुलाए वो कमर को दबा रही थी जो सारी रात एक करवट लेटने से अकड़ गई थी। जहाँ नींद का खुमार आंखों में इसलिए देखने का खूबसूरत लंबे ढीले जोड़े की खूबसूरत बाल, ढीले जूड़े की सूरत पुष्प पर गिरे हुए थे। होश की दुनिया में वापस आते इस नैन के कम से नुस्से से निगाह हटाई और एक भरपूर अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। ने फौरन दुपट्टा कांधों पर डालकर फैलाया और बगैर से देखे बाहर निकल गई। जहान बेजारी से बिस्तर से नीचे उतरा। शावर लेने चला गया। शावर लेकर जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हुआ और बगैर नाश्ता किए रवाना हो गया। मैं से आवाज़ से देते ही रह के मजाल है कि इसने मुड़कर भी देखा हो। वह सदगी से एन के साथ नाश्ता करने लगी। एन ने की खुशी की खातिर चंद लकमें ली और फिर मज़ा करके कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई। हाँ नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मैंने इन दोनों का ही भला चाहा है। अभी हाँ बहुत नाराज़ है मुझसे, बात भी नहीं कर रहा। हाँ रैम की शादी के लिए आऊँगी तो 15-20 दिन रहूँगी। मुझे भी मिलने काफ़ी वक्त हो गया है। बस जहान की वजह से निकला नहीं जाता। अब इसकी बीवी है, संभाले खुद। ऐसे दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। अंदर दाखिल होती हैं। दरवाजे पर रुक गई थी। एमा जो फ़ोन पर अपने बड़े बेटे से बात कर रही थी। एन को देखकर अंदर आने का इशारा किया था। हाँ ठीक है, बस तुम अब्बास को भेज दो, मैं इसके साथ आ जाऊँगी। उन्होंने नईम साहब के बड़े बेटे का नाम लेकर कार खुदा हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। नानो आप कहाँ जा रही हैं? मुझे पता है आप, हाँ मेरा मतलब है इनकी वजह से जा रही हैं। नहीं पगली, नैन की बेटी की शादी है, जाना ज़रूरी है। और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, आ जाऊँगी। अयमान ने इसे प्यार से कहा तो वो रोमांसी हो गई। मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर? इसने इसकी इनकी गोद में सर रखते हुए कहा। बस चंद दिन की ही तो बात है और हान भी तो यहीं पर है। इनकी तो बात ही ना करें आप, खड़ूस कहीं के। वैसे सब पूछेंगे नहीं कि वो क्यों नहीं आए? अन्य मुंह बनाकर रहने पर आयमा हंसती थी। हश पगली, ऐसे नहीं कहते शोहर के, और काम का बहाना बना दूंगी मैं। मुझे पता है वो नहीं जाएगा, वो ज़िद्दी है। नानो वो शौहर कम ड्राइकोला ज़्यादा लगते हैं। मुझे तो डर लगता है अब इनसे। चल पगली, ठीक हो जाएगा, वो बहुत प्यारा है मेरा हान। बात करते करते इतनी नज़र इनके हाथ पर गई थी। क्या हुआ? उन्होंने परेशानी से पूछा तो इन्हें बुखला गई। वो गलती से दरवाजे में आ गया था। कितनी लापरवाह हो तुम। ख्याल रखा करो अपना। अब अपने बनने संवरने पर तवज्जो दिया करो। औरत को घर बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम अभी छोटे हो इसलिए ये बातें समझा रही हूँ, ठीक है? उन्होंने प्यार से इसके गाल पर हाथ रखते कहा जो जिसने महज से सर हिला दिया था।
इसकी आँखों से मासूम बेमौल होकर गिरते गोद में धरी हथेली को भिगो रहे थे। वो हाथ में पकड़े मोबाइल में अहमर की तस्वीर को देखकर बिलख कर रोने लगी। उसने खाली हाथ को मुट्ठी के सूरत बंद कर लिया था। जब काँपने लगा था, सबको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो पल-पल मर रही थी। अब मर्ज़ से मोहब्बत बढ़ता ही जा रहा था। इस पर सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र बड़ा दुश्वार तलब चाह बड़ी काफ़िर पसंद। ये आते-आते आता है, ये होते-होते होती है। या अल्लाह मैं राज़ी इस दर पर तू जिस हाल में भी रखेगा मैं राज़ी। नहीं चाहिए मुझे दुनिया, तू हिदायत पर कायम रख। बेशक लोग गुमराह हैं, यही लोग हज़ारे में हैं, मैं भी तो इन्हीं गुमराहों में से थी। तूने मुझे निकाल दिया तरीके से। अल्लाह लोग क्यों नहीं समझते, सब ख़त्म हो जाएगा। लोग इतने मुतकब्बर हैं कि कभी नहीं मिलेंगे, धोखा देते हैं। क्या कभी पूछा नहीं जाएगा अल्लाह ताला, मेरा दिल नहीं लगता इस दुनिया में, लोग बहुत झूठे हैं। मुझे अपने पास बुला ले, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इश्क से रोते अपने रब को पुकार रही थी। इसने खुद पर तरस खाकर खुद को ही थपक कर अपने आंसू पोंछे। इसका दिल बहुत हल्का हो गया था। दूसरों के सामने रोने से दिल का बोझ बढ़ जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने रोने से दिल किसी फूल की तरह, पत्ते की तरह हल्का नरम हो जाता है। गहरी सांस खींचकर वो ज़मीन से उठकर खड़ी और बैठ के एक तरफ रखे मेज़ पर रखे पानी के गिलास को पकड़कर घूंट-घूंट पीने लगी। बिस्मिल्लाह से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करना इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया था। पानी पीकर इसने मोबाइल थमा और कॉल खोला। सबसे पहले ऊपर शाहवेज़ का नंबर जगमगा रहा था। इसने कॉल का इरादा तर्क करके इसके नंबर पर मैसेज भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ, क्या मैं राहिम से मिलने आ सकती हूँ? मैसेज भेजने के बाद इसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया और बरामदे में चली गई, जहाँ अभी एक उड़ती चिड़िया आकर बैठी थी। अनन ने नर्म निगाहों से इसे देखा। इसे ये मासूम परिंदा बहुत पसंद है। इसने बर्तन में पानी डाला और आस्ते से चिड़िया के पास रख दिया। परिंदों का दाना पानी वो सुबह ही डाल देती थी, लेकिन आज पानी रखना भूल गया था। अपने करीबी किसी चीज़ को पाकर चिड़िया डर कर उठ गई थी। अना के पीछे हटते ही वो दोबारा आकर बैठ गई, जून से पानी पीने लगी। कितनी प्यारी लगती है ना ये चिड़िया, एक दूसरे से बातें करते इधर उधर टहलते हुए। अब सादगी से मुस्कुराकर वो वापस पलट के अब दुनिया खूबसूरत नज़र आने लगी थी। जब दिल का मौसम अच्छा हो जाए तो हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। हेलो सर, प्लीज़ कम इन। सेक्रेटरी शाइस्तगी से कहकर इसे लिए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी थी, जहाँ मीटिंग अरेंज की गई थी। सब लोग मुड़-मुड़ कर इसे देख रहे थे। ब्लैक थ्री पीस में मलबूस मगरूर तासुरात चेहरे पर सजाए वो बेख्तियार नियाज़ी से चल रहा था। सेक्रेटरी हड़बड़ा कर इसके पीछे दौड़ी। सर इस तरफ। इसके टोकने पर शाहवेज़ ने नागवारी से इसे देखा था। डिड आई आस्क यू टू गाइड मी? इसके खुदरे लहजे पर सेक्रेटरी का हल्का खुश हो गया था। सॉरी सर। वीर अजनबी नज़र इस पर डालकर मीटिंग रूम में दाखिल हो गया। कमरे में मौजूद कई कंपनियों के ओनर्स अपने सेक्रेटरी समेत मौजूद थे। सिर्फ वो था जो अकेला आया था। इसके दाखिल होते ही सब अपनी जगह से खड़े हो गए। कुछ ऐसा ही रौब था इसकी शख्सियत में। इसने सर को खम दिया और अपने महसूस नशिस्त पर बजमान हो गया। मीटिंग का आगाज़ हो गया था। होने के साथ ही मीटिंग के लिए एसीओ तकरीबन 1 घंटे मीटिंग चलती रही। वो यहाँ आया था। कुछ ही वक्त में इसकी भरपूर मेहनत महारत की वजह से इसका बिजनेस की दुनिया में एक अच्छा नाम बन गया था। इसने खड़े होकर अपने कोट को सीधा किया, जिसका मतलब था मीटिंग बर्खास्त हो गई है। मगरूर चाल चलते हुए रूम से बाहर निकला कि इसके पीछे आती स्टाइलिश सी लड़की जो किसी कंपनी की ओनर थी, जानबूझकर इससे टकरा गई। और आई एम रियली सॉरी डियर। इसने वीर के बाजू को थाम कर सहारा लिया और एक अदा से इसकी आंखों में देखकर कहा। वीर ने नफरत से देखकर बाजू झटका था। आई लाइक इट। इसके ना से कहने पर वीर ने इसे तंज़ीन मुस्कुराहट से देखा था। बट आई रियली डोंट लाइक यू। इसने यूं पर जोर देकर कहा और बाजू नादीदा गिर्द झाड़कर बगैर इसे देखे तेज कदम उठाता वहाँ से निकलता चला गया। हम अपने आप में एक महफिल हैं, जब चाहा सजा ली, जब चाहा तख लिया। कब तक बचोगे मुझसे? मेरा हाल जानना हूँ। आसान काम और आसान लोग मुझे पसंद नहीं। एक अदा से गर्दन को झटक कर इसने कंधों से नीचे गिरते सिर के बालों पर हाथ फेर रहा और मगरू चाल चलती हुई अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी जन से भगा ले गई। पीछे इसका ड्राइवर हका-बका देखता रह गया था। मोबाइल ने यहाँ पे काम आने पर मुतला किया तो ड्राइविंग करते हुए वीर ने नोटिफिकेशन को टच किया। आना का पैगाम खुल गया था, जिसमें वरहम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी। शाविज़ ने मुस्कुराती नज़र से इस मैसेज पढ़ा। शोर टाइप करते सेंड कर दिया। फ़ौरन आना का मैसेज जगमगाया, जिसमें वो इसका शुक्रिया अदा कर रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जब भी आना चाहें और हमसे मिलने आ सकती हैं। वॉइस नोट सेंड करके इसने मोबाइल फ्रंट सीट पर रख दिया और गाड़ी तेज़ रफ्तार में ड्राइव करने लगा। ऐमन के जाने के बाद संधी सी उठी। इसने अब तक यूनिफॉर्म तब्दील नहीं किया था। इसने दीवार में नस्ब अलमारी से हल्की सी सब्ज़ घेरादार शलवार कमीज़ निकाली, जिसकी कमीज़ घुटनों तक ऊपर थी। कपड़े इस्त्री करके वो शावर लेने चलेगी, जब इसने हाथ पर हाथ मारा। अरे खाना बनाना तो मैं भूल ही गई। अगर वो जल्दी आ गए तो खामखा डांटने का बहाना मिल जाएगा। इसने सोचा खाना बनाकर एक ही दफ़ा फ्रेश हो जाएगी। दुपट्टा कमरे में फेंक कर इसने किचन का रुख किया। फ्रिज से सब्जियां निकाल कर स्लैब पर रखी और चावलों को साफ करने के बाद भिगो कर रख दिया। एहतियात से सब्जियां और दीगर ज़रूरी चीज़ें काटने के बाद वो जल्दी हाथ पैर चलाने लगी थी। चावलों को दम देकर किचन से बाहर आई। इसका इरादा
वेज पुलाव बनाने का था, अब बस इसको पसंद आ जाए। 5 मिनट बाद खाना तैयार करके वो चावल लेने चली गई थी। चावल लेने के बाद वो आईने के सामने खड़ी थी। हल्का सब्ज़ रंग इस पर बहुत खिलता था। इस तरह का सूट इसने पहली बार सेवन किया था। घुटनों से ऊपर आती तंग कमीज़ में इसकी नाजुक कमर नुमाया हो रही थी। इसने घुटनों तक आते काले स्याह घुंघराले बालों को सुलझाकर कमर पर छोड़ दिया था। बालों हाथों पर लोशन लगाकर इसने ग्लासेस आंखों पर टकाई और किताब लेकर लाउंज में बैठ गई। वो सुबह याद करने में बुरी तरह गई थी कि डोरबेल बजी। दुपट्टे को सीने पर फैलाए पोटी और पूछ के दरवाज़ा खोला। जहाँ तक ऐसा अंदर दाखिला बगैर से देखे कमरे में चला गया। इसका सुस्त चेहरा सुर्ख हो रहा था। यानी फिक्रमंदी से देखा पहले कितना खुश रहते थे। हाँ अल्लाह मेरी ज़ुबान कट क्यों नहीं जाती ये बोलते। अब मेरा भी कौन सा इतना कसूर है। मुझे मासूम को क्या पता था कि भैया मेरे सैया जी बन जाएंगे। बगैर इन दोनों के माँ-बहन रिश्ते की नज़ाकत को समझे वो अव्वल जलोल सोचती रही थी। गज़ भर के रेशमी दुपट्टे को बमुश्किल संभाल कर वो नाक करके जहान के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ वो चावल लेकर निकला था। तौलिए से मुँह पूछ रहा था, वो खाना कब खाएंगे आप? इसने जल्दी से पूछा, मवादा वो इसे कहीं नज़रों से ही ना छुपा जाए। नानू कहाँ पे है? जहान ने गहरी नज़र से देखकर पूछा, जिसका दुपट्टा कंधे से नीचे गिर के इसके नशीब अफराज को नुमाया कर रहा था। नानू चली गई हैं न के लापरवाही से जवाब देने पर जहान ने नासमझी से इसे देखा था। कहाँ चली गई हैं? आपने नानू को हर्ट किया था इसलिए वो आपके मामू के घर चली गई। जहान ने पेशानी मसले अब क्या फ़ायदा अफसोस का। जब वो आपको बार बार बुला रही थी तब आपने जवाब नहीं दिया। इसकी गोरी पर एन की टर करती ज़ुबान का ब्रेक लगी। चंद सेकंड रहने के बाद इसकी ज़ुबान फिर घुस रही। इतनी देर से घूर रहे हैं मुझे क्या बहुत प्यारी लग रही हूँ। एन ने आंखें कर टपटा टपटपा कर मासूमी से कहा था। जहान का सब जवाब दे गया। इधर आओ तो मैं बताऊँ कैसी लग रही हो। इस वक्त वो इसकी तरफ बढ़ा तो एन चबाक से बाहर टप आ गई। 5 मिनट बाद इसने खाना लगा दिया तो जहान को बाजी काहत से आस्ता आस्ता चलता हुआ आया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। एन हैरान हो रही थी कि अभी तक कड़वे करेले ने कुछ कहा क्यों नहीं। थोड़ा सा खाना खाने के बाद इसका दिल खराब होने लगा था। वो कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। एन ने जल्दी से बर्तन समेट कर धोए और खुले बालों को बल देकर जूड़े में बांधते हुए उसके कमरे के सामने खड़ी हो गई। अभी वो सोच रही थी कि अंदर जाए या ना जाए। जहान के घर आने की आवाज़ आई। वह जल्दी से अंदर गई तो देखा जहान पैर पर उंधे मुँह लेटा खड़ा रहा था। उसके सर पर पहुंच गई थी। इसने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो सीधा हो गया। क्या आह्वान ने फिक्रमंदी से पूछा, पर जहान ने सुर्ख दर्द करती आंखों से इसे देखा। जाओ यहाँ से, मैं नहीं जा रही। इसने झुक के उसके माथे पर हाथ रखा जो बुखार से तप रहा था। आपको बहुत तेज़ बुखार है, रुकिए मैं मेडिसिन लाती हूँ। वो फिक्रमंदी से कहती हो रही थी कि जहान ने ज़ोर से इसका बाजू पकड़ा जिससे इसका तवाज़ुन बिगड़ा और वह जहान के ऊपर आ गिरी। शर्म से इसका चेहरा गुलनार हो गया था। इसने उठने की कोशिश की तो जहान ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसकी गर्म सांसें एन के चेहरे मुँह पर पड़ी तो वो नाक फैलाकर चला। ये छोड़े मुझे, अपनी गर्म सांसों से मुझे जलाने का इरादा तो नहीं है आपका। जहान ने इसकी फ़िज़ूल बात पर जब से इसकी तरफ देखा। मतलब कुछ भी तुम से मैंने कहा ना जाओ। मैं क्यों जाऊँ? और ज़्यादा गुस्सा खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप बीमार हैं और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसलिए मैं जो मर्ज़ी करूँ। जहाँ ने हैरत से इसकी फराटे भरती ज़ुबान को देखा था। मैं इस हालत में भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। एसएमएस इसके मतलब को समझ गए न कहा। सुर्ख कानों के साथ बिजली की स्पीड से कमरे से निकल गई थी। थोड़ी देर बाद वो बाउल में कपड़ा भिगोकर नमदार हुई थी। बाउल और पेन किलर इसने साइड टेबल पर रखे और बेड पर दराज जहान के पास बैठकर जो नीम गनूनगी की हालत में था। अना ने वॉइस नोट प्ले किया तो वीर की भारी आवाज़ धड़ इसका अचानक दिल धड़क उठा। इसने परेशान होकर अपने आप को डपटा। मुझे मर्दों की भारी आवाज़ पसंद है, बस इसलिए ऐसा हुआ और कोई बात नहीं है। अपने आप को तसल्ली देकर इसने बायाँ पहना और कमर पर लटकती बेल्ट को ढीला करके बांध दिया। स्याह बायाँ ओढ़ के इसने चेहरे को नकाब से ढाँप दिया था। स्याह नकाब में इसकी बूढ़ी गहरी आंखें देखने से ताल्लुक़ रखती थी। पाँव में स्याही जॉगर्स पहने इस पर्स कंधे पर डाले कमरे से बाहर निकल गई थी। मामा मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊँगी। अच्छा जल्दी आ जाना और ध्यान से जाना। हिना की ताकीद पर वो सर हिलाकर दहलीज अबूर कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम आवाज़ पर ने मुड़कर देखा तो वीर को अपने पीछे देखकर गड़बड़ा गई थी। वालेकुम सलाम इसने उंगलियां चटकाते हुए जवाब दिया तो वीर ने बजल होती अना को देखा। आप अंदर नहीं कहीं? मैंने बाबा को इन्फॉर्म कर दिया था। नहीं वो बस मैं जा ही रही थी। आइए वीर की हमराही में वो अंदर दाखिल हुई तो इसकी आंखों में ख्वाहिश उभरी थी। घर को बहुत करीने से तरतीब दिया गया था। अचानक इसकी नज़र मीट पर पड़ी जो राम को गुदगुदाने में मसरूफ़ था। तो शिकने शोने और मीर ने इसके गाल को ज़ोर से चूम कर कहा था और हमने इसके चेहरे पर नन्हे हाथों से थप्पड़ मारा। यार इतने छोटे से हाथों में इतनी पावर कैसे लाते हो? और राहम ने इसकी तरफ देख कर मुँह बनाया और इसकी गोद से उतर कर भागा। फर्श पर एक जगह ज़रा सा पानी गिरा था जो मीर साफ़ करना भूल गया था। और तेरी रुक जा मेरे बाप। राहम का पाँव फिसला और आराम से पानी में गिरा। मीर फ़ौरन बढ़ा और राहम को अपने मजबूत बाजू में उठा लिया। इसे कहते हैं गई वैस वाटर में। मीर के तबसरे पर अना की हंसी गूंजी। तब मीर को इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ और शब गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अना ने दिल शाह को सलाम किया।
देकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, आओ बेटा बैठो, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। अना सिमट कर बैठ गई थी। मेरा बेटा है शामिर। वीर ने शामिर को देखकर मुस्कुराहट दबाई, जो अना के सामने ज़माने भर का मासूम बना बैठा था। पापा मैं आता हूँ, राहिम की तरफ इशारा करते वो ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों में गायब हो गया। अना ने दिलशाद को देखकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। या अल्लाह खैर हो, ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं मुझे देखकर? उसने गला खनकारा। आप अकेले रहते हैं यहाँ? आई मीन कोई लेडी नहीं है यहाँ पर? नहीं बेटा, हम बाप बेटे ही रहते हैं बस। आयशा की डेथ के बाद से ऐसा ही है आयशा? अना ने पूछा। शाविर की बीवी दिल शाह ने उदासी से कहा। अना ने तरहम से ने देखा। इतने में शाविर राम के साथ सीढ़ियाँ उतरता नजर आया। दोनों ब्लैक शर्ट में बलबोज थे। अना के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया था कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वीर ने राम को अना के पास ज़मीन पर खड़ा किया और खुद बिल्कुल उसके सामने बर्चमान हो गया। राहिम फ़ौरन खुश होता इसे लिपट गया था। अना इसे पकड़ गोद में बिठाया, निकाब के ऊपर से ही इसके नरम गाल को चुमा। कैसा है मेरा बेबी? अना ने इसकी तरफ देखते आस्ते आवाज़ में कहा, लेकिन खामोशी की वजह से सबको सुनाई दिया था। दिलशाह और वीर में नज़रों का तबादला हुआ था। मीर बगौर इन दोनों को देखकर शरारत से मुस्कुराता। मैं थे को इधर आओ, इधर आओ। और हमने अना की गर्दन के गिर्द बाजू हलाल करते कहा और अना के ढके चेहरे को चूम लिया। मुट्ठी अना ने जब कर वीर को देखा, जिसने मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुंह पर मुट्ठी की सूरत बना कर रख लिया था। मीर आप ही को कमरे में ले जाओ। उन्हें ख्याल था कि इनके सामने वो कुछ भी खा पी नहीं सकेगी और ऐसे ही वैसे जाने देने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे ड्राइंग रूम में ले जाने का कहा। नहीं अंकल, मैं बस यही ठीक हूँ। उन्होंने समझ कर शाइस्तगी से इनकार किया। ऐसे कैसे बेटा? क्या हम इतने कर्जा है कि आप हमें खिदमत का मौका भी नहीं देंगी? इनकी बात पर अना शर्मिंदा हुई कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वाकई बेटे जिद नहीं करते। इनके प्यार से कहने पर वो मीर के साथ चली गई थी। आ जाइए, मीर ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। मीर के जाने के बाद वो बददिली से बैठी और बगैर किसी दूसरी चीज़ को हाथ लगाए कोल्ड ड्रिंक का गिलास पकड़ लिया। नकाब उतार कर आहिस्ता से मशरूब ले हाथ से अंदर डेलने लगी। अचानक राम जोर जोर से रोने लगा था। अना ने दहल कर दरवाजे को देखा। इसने उठकर दरवाजे से बाहर झांका तो वीर परेशानी से राहम को चुप करवा रहा था, जो सोफे से गिर कर बुरी तरह रो रहा था। बस मेरा बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। राहम बहुत ब्रेव है। अना से मुसीबत बर्दाश्त न हुआ, लाइए मुझे दे। इसकी आवाज़ पर वीर ने एक लम्हे के लिए से देखा और फिर राहम को लिए रूम में आया। अना ने फ़ौरन राहम को पकड़ा, उसे चुप करवाने लगी। बस मेरा बच्चा। ये जान इसने राहम के चूम कर सीने से लगाया। इसके सीने से लगाते हुए चुप हो गया था। राहम को पकड़े वो सोफे पर बैठ गई थी और उसे गिलास में से पानी पिलाने लगी। क्या हुआ मेरी छोटी सी जान को? किसने मारा? जवाब और हमने इसके सीने में फिर से मुंह छुपा लिया। अना ने नरमी से इसे हिसार में लिया था। उन्हें चेहरे पर किसी की नज़रें महसूस करके इसने सर उठाया तो वीर से ही देख रहा था। अना को तो पहली बार एहसास हुआ, बगैर नकाब के है। इसने फ़ौरन चेहरा ढका तो वीर को अपनी हमाकत का एहसास हो रहा है। ये मुझे पकड़ाते हैं बहुत माजरत कि आपको तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अना ने नज़र झुका कर राहिम को इसके हवाले किया। वो कमरे से निकलने लगी थी कि राहिम ने इसका दुपट्टा पकड़ लिया। मामा, इसकी बुखार पर अना और वीर अपनी जगह सागित रह गए थे। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बगैर मुड़ कर देखे वो तेज़ी से दरवाज़ा अबूर कर गिरा। हम मुसलसल से पुकार रहा था। इसकी आँख के गोशे भीग गए थे। अंकल, अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है। दिलशाह ने इसके सर पर पैर दिया तो वो खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चली गई। मैं इस हालत में भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई समझ इसके मतलब कुछ ऐसा समझ के कानों के साथ बिजली की स्पीड से कमरे से निकल गई थी। थोड़ी देर बाद वो बाउल में कपड़ा भिगोकर नमदार हुई। बाउल और पेन किलर इसके साइड पर रखी और बेड पर दराज जहान के पास बैठ गई, जो नींद का ढूंढ की में था। इसने झुककर इसके चेहरे से बाजू उठाया, जो बुखार की दस्त से धक रहा था। इसके बाल लहराकर जहान के कंधे पर आ गए थे। जहान ने नीम आंखों से इसे देखा, जिस पर झुकी फिक्र मंदी से देख रही थी। एन ने अपना ठंडा हाथ इसकी पेशानी पर रखा तो उसने सुकून महसूस करते आंखें मूंद ली थी। उसने पट्टी पानी में भिगोकर जहान के माथे पर रखी और फिर यही अमल दोहराने लगी। बाहर रात गहरी होती जा रही थी। चांद पुरसरार से मुस्कुराकर बातों की ऊन में हो गया था। एन ने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी थी। ठंडे पानी की पिटा करने से जहान का बुखार अब कदरे कम हो गया था। इसने इसके बिखरे बाल संवारे तो जहान नींद में कसमसाया था। एन पीछे होने लगी कि जहान ने हल्की सी आंखें खोल के से जड़ के अपने ऊपर गिराया और अपने मजबूत बाजू में कैद करके करवट के बल लेट गया था। इनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। शर्म हयाज इसका चेहरा कान किलो तक सुर्ख हो गया था। मैंने कहा था ना जाओ यहाँ से, लेकिन तुम नहीं गई। इसने बोझल आवाज़ में इसके कान के करीब सरगोशी की तो मैंने सख्ती से आंखें मिच रही थी। जहाँ ने इसके कब-कबाते हुए होंठों को देखा, आंखों में कुम्हार लिए वह इस पर झुका। इसके होंठ एन के होंठों से हल्के से मिस हुए थे कि एन ने पर से आंखें खोल ली थी। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने पीछे हटाया और धड़कते दिल से मुश्किल कबूकाते लहजे में कहा। जान के हवास आस्ता सा बहाल हुए थे। इससे अपनी हरकत का अदराक हुआ। इसने सख्ती से होंठ बीच और गुस्से से एन को देखा। एन ने हैरानगी से देखा था। आप मुझे क्यों अब घूर रहे हैं? ये तो वही बात हुई ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप
खुद वो क्या मैं वो हाँ, जहाँ ने गुस्से से बाजू से घसीट कर अपने सामने कि आप ऐसा करें, मेरा बाजू तोड़ करना अपने पास रख लें, ये लें, रख लें। वैसे भी जितनी दफ़ा आप मुझे ऐसे खींच रहे हैं, अगली दफ़ा बाजू आपके हाथ में ही आ जानी है। एन ने गुस्से से नज़र फैलाकर कहा। जान का गुस्सा कहीं गायब हो गया था। उसने इसकी खूबसूरत नकुश नज़र चुराई थी और बगैर कुछ कहे इसकी तरफ से रुख फेर कर लेट गया। एन ने हनकारा, फिर भरा और बेड की दूसरी साइड पर लेट गई। उसने दुपट्टा गले से निकाल कर तकिए के साथ रखा और ब्लैंकेट खींच कर ऊपर ले लिया। जहाँ ने फ़ौरन गर्दन मोड़ के उसे देखा जो मदद से अब इसके बिस्तर पर इसका ब्लैंकेट खींच कर सोने की तैयारी कर रही थी। तुम उठो, यहाँ से उतरो जल्दी से नीचे, लेकिन एंडीट बनी लग रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जहाँ ने दांत पिस कर इसे देखा और ब्लैंकेट इसके ऊपर से खींच लिया। एंड ने गुस्से और शर्मिंदगी में लचरे तासुरात से अपनी कमीज़ ठीक करके उठी थी। आपको शर्म नहीं आती? एक मासूम नौजवान हसीन लड़की पर ऐसे ब्लैंकेट खींचते हुए इसने दांत कुचलाकर कहा। बस इसे कुछ चबाने की कसर बाकी रह गई थी। तो तुमसे किसने कहा कि यहाँ सो चलो उतरो यहाँ से। जहान की तैयारी चली थी। क्यों जाऊँ मैं? एक तो इतनी देर तक आपके लिए जागती रही और वैसे भी इस कमरे में पर आपका जितना हक है इतना मेरा भी है, क्योंकि बीवी हूँ मैं आपकी। और आई समझ वो इसके बिल्कुल सामने एक कमरे पर हाथ टिकाकर और दूसरा निशान रखकर बोलती से कि मायनों में अपनी बीवी ही लगी थी। अच्छा तो फिर अच्छा तो सो जाओ फिर। यहाँ तुम जहाने से खाजा ने नज़र से देखा और तकिया दबोच कर सोफे की तरफ बढ़ा था। मैंने मुंह में बड़बड़ा कर हाथ मुंह पर रखा और हंसी रोकी। मुझसे तो सोया नहीं गया। सोफे पर तो ये इतना बड़ा जिन कहाँ से पुराएगा? अपनी ज़ुबान को जौहर दिखाकर वो कंबल में दब गई थी। इसने बत्ती से निकाल कर हाथ की उंगलियां सामने की, 1 2 3 और ये बेड पर तकिया पटने की आवाज़ आई। जहान बेड पर फैल कर लेट गया था और कंबल खींच कर अपनी तरफ किया था। ने ज़ोर से कंबल पकड़ लिया और अपने नीचे कर लिया। जहान का शब्द अब की बात जवाब दे गया था। इसने एन को अपनी तरफ खींचा जिससे वो कंबल समेत इसके सीने से लग गई थी। इसने इसकी टांगों पर अपनी टांगें रख लीं और इसे अपने सार में देखकर आंखें मूंद गया। एन बेहद कसमसाई, लेकिन जब आज़ाद होने की कोई उम्मीद नजर न आई तो इसके कंधे पर जोर से दांत काट दिए और पर से आंखें बंद कर ली। जहाँ ने खूंखार नजर से जंगली बिल्ली को देखा और बदले के तौर पर अपना हजार इसके गिर्द तंग कर दिया। इसी तरह नोक चौक में जाने कब दोनों की नींद जाने कब दोनों नींद की वादियों में उतरते चले गए। सुबह जब इसकी आंख खुली तो एन को अपने सार में पाया। इसने झटके से इसे अपने आप से दूर किया। गुजरी रात के तमाम मनाज़िर इसकी आंखों के सामने चलने लगे थे। झटके से एन की आंख खुली। वो कसमसंदी से उठ बैठी थी और नासमझी से देखने लगी। सुर्ख आंखों से घूर रहा था। क्या हुआ? ये तो मुझे बताओ कि क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम मेरे इतने करीब? वो इसके मुंह पर दाड़ा था। एन ने खौफ से आंखें मीची थी। आपने खुद मुझे यहाँ सुलाया था, मैं तो दूर लेटी थी। बकवास बंद करो, दफा जो मेरी नज़रों के सामने से। जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरा सुकून बर्बाद करते। काश इस रात मैंने तुम पर तरस ना खाया होता। इनका दिल कड़ची कड़ची हो गया था। उसने आंसू से बड़ी आंखों से इसे देखा था। इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? अगर आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है। मैं इतनी बुरी भी तो नहीं हूँ। सिसकने लगी थी। सोचना भी मत ऐसा। मैं तुमसे कोई ताल्लुक काम नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। ये बात उन्हें ज़हन में बिठा लो। तुमने ज़िंदगी अज़ाब बना दी है। चली क्यों नहीं जाती मेरी ज़िंदगी से तुम? इसके धुआं-धुआं होते चेहरे पर नज़र करते गुस्से से बाहर निकल गया था। एन का हाथ नीचे गिर गया। इसकी आंखों से आंसू कतरा-कतरा बहने लगे थे। इसने कुछ कहने के लिए लबा किए फिर बंद कर लिया। इसने सर को नफ़ी में हिलाया। इसके दिमाग में जहान का कहा जुमला बार-बार गूंज रहा था। तुम चली क्यों नहीं जाती? तुम चली क्यों नहीं जाती? दुपट्टा गले में डाल के इसने जूता पहना और बगैर कुछ सोचे समझे घर की दहलीज़ अबूर कर गई थी। अब नहीं, नहीं अब आपकी तकलीफ़ की वजह बनूँगी। अल्लाह करे मैं मर जाऊँ कि ज़िंदा हूँ। अल्लाह बिलख-बिलख कर रोती हुई बगैर सिन का तान किए चलती जा रही थी। राह चलते रहो मुड़-मुड़ के उसे देखने लगे, लेकिन वो सबसे बेनियाज़ चलती जा रही थी। वो इर्द-गिर्द से बेखबर घुटनों पर सर टिकाए बैठी थी कि अचानक अजीब-सा शोर उठा और फिर लोगों में भगदड़ मच गई। जिसको जहाँ जगह मिली वो भागने लगा। धक्कम-पेल देखकर वह घबरा उठी थी। क्या हुआ? इतनी अफरा-तफरी क्यों मच गई है यहाँ? इसने एक बच्चे को रोककर पूछा जो घबराया हुआ लग रहा था। बच्चे कुछ लोगों ने दरबार पर हमला कर दिया है। अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। ये कहकर वो एक तरफ भाग गया। ना परेशान हो गई थी वो जो दरबार आई थी। अचानक हैरान हो गई। इसने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि इसे किसी औरत की कराह सुनाई दी। इसने नज़र अंदाज करके जाना चाहा, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। इसने आवाज़ के दाब में देखा तो एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिरी हुई थी, जो उठने की कोशिश में हलकान थी। इसके चेहरे पर मौत का खौफ था, न कि वो आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे। इसने जल्दी से उन्हें सहारा देकर उठाया और रश में जगह बनाती तेज़ी से कदम उठाने लगी। अचानक फायरिंग की आवाज़ बुलंद हुई। लोगों में चीखों-पुकार मच गई। अल्लाह अपने ज़मान में रखना। वो दिल में अल्लाह से दुआ करती दरबार की दहलीज़ अबूर करने ही लगी थी कि अपनी कमर पर बंदूक की ठंडी नाल ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया था।
वीर ने माथे को 2 उँगलियों से सहलाया था। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बेटा, बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि शादी कर लो। राम को माँ की ज़रूरत है, जिस तरह वो इसकी तरफ हमकता है और वो भी तो किस कदर मोहब्बत से पेश आती है, वही राम को सँभाल सकती है। लेकिन पापा, वो बहुत छोटी है मुझसे, और वो क्यों एक शादीशुदा मर्द से शादी पर रज़ामंद होगी? पढ़ी-लिखी है, बाशऊर है, मुझे नहीं लगता वो मानेगी। बेटा, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, बस तुम मान जाओ, बाकी मेरा काम है। दिलशाह ने इसे नहीं रज़ामंद देखकर अंदर ही अंदर खुश हुए थे। अभी पूरी ज़िंदगी बड़ी थी और वो अपने खूबसूरत बेटे को तन्हा ज़िंदगी गुज़ारने नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने शावेज से अना की बात की थी। पापा, मैं सोच कर बताऊँगा। अभी ने सोच से राहम को देखकर कहा, जो इससे अखरा और नाराज़ था। राहम, मेरा चैंपियन, इधर आओ पापा के पास। राहम पापा के साथ आइसक्रीम खाने जाएगा ना? पापा टॉयज़ भी लेकर देंगे और कैंडीज़ भी। आखिर कब तक नाराज़ रहता था? तो वो एक बच्चा ही वो भागता हुआ वीर के पास आया और इसकी टांगों से लिपट गया। पापा, चलो भी अब हम यम यम, इसके बोलने पर वीर ने इसे उठाकर जोर से इसके गाल चूमे खड़ा हो गया। बाबा, मैं कुछ देर तक आता हूँ। वीर कहाँ है? इसे भी साथ लेकर जाता हूँ। याद आने पर इसने दरियाफ्त किया, वो कंबाइन स्टडी के लिए दोस्त के घर गया। इसके जवाब पर उस बात में सर हिला गया था। गाड़ी में बैठ कर इसने अपनी और राहम की सीट बेल्ट बांधी और नॉर्मल स्पीड से ड्राइव करने लगा। आइसक्रीम पार्लर के बाहर पहुंचकर इसने गाड़ी एक साइड पर खड़ी कर दी। राहम का वक्त अंदर चला गया। इसने आइसक्रीम पैक करवाई। इसका इरादा कर जाकर आइसक्रीम खाने का था। पेमेंट करने के बाद इसने राहम को नीचे उतारा। यहीं खड़े रहो के सीधा होकर इसने वॉलेट से पैसे निकाले और पे करके जैसे ही पलटा तो आश्रम का इतना कसान से अटक गया। इसने इटकी में लोगों से पूछना शुरू कर दिया, एक्सक्यूज मी, हाँ मेरा बेटा था 1 साल का, क्या आपने देखा है इसे? एक मिनट में इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। इसने मोबाइल किया जिसके वॉल पर राम की तस्वीर लगी थी। नहीं, हमने नहीं देखा। इसकी पेशानी ठंडे पसीने आ गए थे। वो दीवाना वारिद ढूंढने लगा था। बेहद तेज धड़कते दिल के साथ आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकला था। पागलों की तरह से ढूंढने लगा था। राम, कहाँ हो तुम? बेटा, बाबा बुला रहे हैं। कहाँ तुम? सड़क के बीचों बीच वो इसे आवाज़ देता हुआ कोई दीवाना लगा था। साहब, आवाज़ पर उसने अपने दाएं जानिब देखा, जहाँ एक मेला का अछला बच्चा खड़ा इसे ही देख रहा था। आप किसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरा बेटा खो गया। क्या तुमने देखा? ये इसकी तस्वीर है। वीर ने बेसब्री से इसे पूछा तो वो ज़रा सा चौंका। ये वही बच्चा है साहब, ये वही है। थोड़ी देर पहले 2 आदमी से उठाया यहाँ से गुजरे थे। वो किसी दरबार में जाने की बात कर रहे थे। साहब, वहाँ खतरा है। सुनने में आया है कि वहाँ हमला हुआ है। कई लोग मार शावेज इसकी पूरी बात सुने बगैर रफ्तार से एक तरफ को भागा था। इसके ज़हन से ये बात बिल्कुल निकल गई थी। वो गाड़ी साथ लाया है। इसका रुख दादा दरबार की तरफ था, क्योंकि इस जगह वह यही दरबार था जहाँ वो राहम को लेकर जा सकते थे। अचानक एक तेज़ रफ्तार मोटर बाइक सामने से आई, इसे टकरा गई। वो उछलकर दूर जा गिरा। बाइक पर सवार शख्स घबरा कर जल्दी से बाइक उड़ा ले गया था। जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो एन के साथ अपने रवैये पर पछतावा हुआ था। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही गुस्सा कर बैठा था। अपनी कनपट्टी को दबाते हुए घर में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुला देखकर इसे हैरानी हुई। उसने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर अपने कमरे में झाँका। इसे वहाँ नापाके से बाकी कमरों में चेक किया, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई। इसे तशवीश ने घेरा था। एन, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। वो इसे आवाज़ें देने लगा। एन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बाहर आओ। कहाँ छुपी हो? आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ बाहर आओ। कहाँ पर हो तुम? इसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज कर दम तोड़ गई थी। खाली कमरा इसका मुँह चढ़ा था। किसी अनहोनी के खौफ से इसका दिल तेज़ से धड़कने लगा। क्या वह चली गई है? इससे सोचने से के अंदर सन्नाटे फैला दिए थे। नहीं, मैं ढूँढ लूँगा तुम्हें। कहाँ जाओगी तुम? वो तेज़ी से घर से बाहर निकला। दरवाज़े के जानने वालों से इसके बारे में दरियाफ्त करने लगा। पैदल चलते-चलते बहुत दूर आगे निकल आई थी। इसे खबर नहीं हुई कि ये कौन-सी जगह थी। बस वो अपने आप से खफ़ा सबसे दूर चली जाना चाहती थी। बेटा, मेरी मदद करो, मेरी बीवी इधर ज़ख्मी पड़ी है, इसे यहाँ लाने में मदद करो। एक बूढ़ा शख़्स इसके सामने गिड़गिड़ाकर मदद की भीख माँग रहा था। वो गायब-दिमागी से देखने लगी। बेटा, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। बूढ़े आदमी ने सिर झंझोड़ा तो होश में आई। क्या हुआ है? बेटा, मेरी बीवी वहाँ ज़ख्मी हालत में पड़ी है। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। कहाँ है वो? मेरे साथ आओ। अपने दांत से पूछकर वैसे अपने साले तेज़ तेज़ चलने लगा। एन इसकी उम्र और उसके मुकाबले में इतनी तेज़ रफ्तार पर गौर न कर सकी। वो इसे लिए कदरे सुनसान जगह पर आ गया। कहाँ है वो? एन ने पीछे देखा ही था कि इसके सर पर कोई ये ज़ोरदार चीज़ लगी थी। इसने अपने सर पर हाथ रखा। खून से सुर्ख हो गया था। तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए वही लड़क गई थी। इसने शख्स ने नोच के अपनी नकली दाढ़ी और सफ़ेद बाल उतारे और अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा दिया। कब से वो इसका ताक़ुब कर रहा था। ऐसा माल रोज़ तो हाथ नहीं लगता। यकीनन बास बहुत खुश होंगे। मकरू मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए इसे कंधे पर डालकर रवाना हो गया। कंधे पर उठते शदीद दर्द को बर्दाश्त करते वो हाथ ज़मीन पर रखकर उठा। इसने कटपटी से बहते खून की लकीर को हाथ के बुशे साफ पहुँचा और तेज़ कदम उठाता बाएं तरफ जाती सड़क पर मुड़ गया। से इस वक्त सिर्फ फरहम की परवाह थी। अपने आप से मुकम्मल बेनियाज हो चलता चलता हुआ ज़रा सा लड़खड़ाया। सामने तेज़ से आते लड़के से टकरा गया। जहां से फ़ौरन कंधे से पकड़कर सहारा दिया। आर यू फाइन? इसने इंसानियत के नाते पूछा तो वीर ने मेरे सर हिला दिया। क्या आपने
इसे यहाँ आस-पास देखा है। किसी राहगीर को देखकर दोनों ने बैक वक़्त इसको मोबाइल में तस्वीर दिखाते पूछा, जो उजलत में लगता था। वीर और हान एक दूसरे को चौंक कर देखा था। नहीं भाई, मैंने नहीं देखा, इसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और बगैर इनकी तरफ देखे। ये जा वो जा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? वीर ने पूछा। मेरी बीवी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, इसी को ढूंढ रहा हूँ। तुम? जहान ने परेशानी से कहकर पूछा। मेरा बेटा मेरे साथ था, फिर अचानक पता नहीं कहाँ चला गया। वो छोटा है, वो पता नहीं किस हाल में होगा। वीर ने कर्जदार लहजे में कहा। मुझे किसी ने बताया कि कुछ लोग इसको आसपास के किसी दरबार में देखे हैं, मैं बस वहीं ढूंढने जा रहा हूँ। वीर ने पेशानी मसल कर कहा था। जहाँ चौंका था, वहाँ तो कोई हमला हुआ है, दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है, कई लोग मारे गए हैं। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। जहान के फिक्रमंदी से कहने पर वीर ने तीखी नज़र से देखा। तो क्या करूँ? हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊँ, उसे मरने के लिए छोड़ दूँ? मुझे तो ये लग रहा है कि तुम्हारी बीवी भी नहीं की हद चढ़ गई है। बकवास बंद करो अपनी। जहान को सिर डांटा। अपनी हद में रहो तुम, मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को ढूंढने, तुम मरो यहीं पर। वीर ने कट कर कहा और अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। रुको, जहान की पुकार। वो अपनी जगह पर रुक गया था, मुड़ा नहीं था। जहान ने सिलाकर इसे देखा था। इतनी भी क्या कर, जब से वो उसके करीब पहुंचा था। मैं भी चलता हूँ साथ, लेकिन ऐसे ही वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे तो हम भी इनके शिकंजे में आ जाएंगे। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना है। जहान की बात पर वीर के दिल को लगी थी। बात तो ठीक है तुम्हारी, चलो मेरे साथ। मैं एक इंसान को जानता हूँ जो हमें असला फराहम कर सकता है। वीर इसके साथ टैक्सी में बैठा। तकरीबन 5 मिनट में वो मतलूबा जगह पहुंच गया था। छोटा सा कमरा था, मकान था जो सीधा साफ हो चुका था। दीवारों से सीमेंट जगह जगह उखड़ी हुई थी। उसने बंद दरवाजे से खटकाया। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुल गया। शाही माइल रंग का माइल कदरे पस्ता कद का लड़का नमदार हुआ। इसने इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वेलकम बॉस, सब तैयार है। वीर और जहान फौरन अंदर दाखिल हुए। दोनों ने अपने कसरती जिस्म को कमीज़ की गैस से गजात किया। इनके वर्जिशी जिस्म को देखकर लड़के की आंखों में सताइश उभरी थी। उन्होंने अपनी कमर के गिर्द एक बेल्ट बांध दी। जहान ने सामने मेज पर धड़ा रिवॉल्वर उठाकर बेल्ट में अड़सा। वीर ने पटली के साथ चाकू बांधा था। जदीद असला से पूरी तरह लैस होकर दोनों उठ खड़े हुए थे। वीर ने 2 टाइम बम जहान की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने कमीज के अंदर छुपा लिया। अपनी खाली पैंट को पटली से नीचे करके वीर इस हवसज़दा मकान से बाहर निकल आया था। जहान ने जल्दी से अपनी कमीज के बटन बंद किए, जिससे इसका कसरती सीना चुप गया था। फिर दोनों अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। वो दिन में अल्लाह से दुआ करती दरबार की दहलीज अबूर करने ही लगी थी कि अपनी कमर पर बंदूक की ठंडी नाल ने इसे रुकने पर मजबूर किया था। हे ज़्यादा शानी ना बन, चल इधर। बंदूक बरदार ने इसे बंदूक से पीछे धकेला, अपने दूसरे साथी के हवाले कर दिया। ना इसका चेहरा देखना चाहा तो एक साथी ने इसका मुंह पूरी कुव्वत से चमाटा मारा। नजरें नीचे वो धाड़ा था तो अन्ना सर पैर काम गई थी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि इसका होंठ पड़ गया था। वो शख्स से घसीट के कमरे में ले गया और झटके से इसे ज़मीन पर फेंका, जहाँ और भी लोग गए थे। सर ज़मीन से टकराने की वजह से इसके मुंह से सिसकी निकली थी, लेकिन वो खुद पर जब्त करते बैठी रही। नहीं, वो इन लोगों से डरेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने धीरे दिल में अल्लाह को पुकारा था। इसे यकीन था कि अल्लाह ज़रूर इसकी मदद करेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा शिद्दत से अपने रब को पुकारे, इसकी मदद न करे। इसने दीवार से टेक लगाकर इतराफ़ का जायज़ा लिया। बंदूकों से मसला 4 नकाबपोश इनकी निगरानी पर मामूर थे। कमरे में मौत का सन्नाटा था। अचानक सन्नाटे में अरताश पैदा हुआ। किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो लम्हा करीब आती जा रही थी। चिड़चिड़ाहट की आवाज़ ने दरवाज़ा खोला और एक भारी कदों का मता शख्स नमदार हुआ। इसने कमसिन वजूद को ज़मीन पर खौफ से कांपते लोगों की तरफ धकेला और आंखों से अपने मातहतों को इशारा किया करके इसे खामोशी से वापस से चला गया। अचानक इस वजूद के रोने की आवाज़ उभरी। चुप, मुँह बंद कर, वरना गोली से बूंदूंगा। बंदूक बरदार के दार पर इसने अपने दोनों हाथ मुंह पर हाथ रखकर सिसकियों का गला घोटा था। ना चौंक कर इसकी तरफ देखी। कमरे में नीम अंधेरे की वजह से इस वजूद को ठीक से देख नहीं पाई थी। इसने गौर से देखा तो इसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। नहीं, अल्लाह ताला प्लीज़, से मेरी आंखों का धोखा। उसने आंखें चबक कर देखा। वो ऐन ही थी। हाथों की पहाड़ पर काबू पाते हुए थोड़ा सा खिसक कर आगे हुई रैन को तरफ खींचा था। दूर हट, ज़्यादा शानी बनने की जरूरत नहीं। एक नकाबपोश ने इसे बालों से पकड़ कर पीछे देखा। इसका नकाब उतर गया था, जिसे इसने फौरन दुरुस्त किया था। इसने भी खौफी से इसकी आंखों में देखा और रैन को अपने करीब के करके अपने सार में ले लिया था। ऐन आप ही ऐन इसके सीने से लगी बिलखने लगी। चुप, रोना नहीं है, ये बहुत घटिया लोग हैं, तुम्हें नुकसान वरना ये तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। लड़की आंख दिखाती है। मेरा मीटर घुमाना तो तुझे अभी गोलियों से भून कर रख दूंगा साली। वो तो भून देना, डरती नहीं हूँ मैं तुम जैसे कुत्तों से। वो पूरी कुव्वत से चलाई तो वो जब्त होता इसकी तरफ बढ़ा था। इसने हाथ आगे किया ही था कि इसके साथ रोक लिया। पास का ऑर्डर है, सब माल सही सलामत होना चाहिए। वो खुद बस जब्त करता अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। सब लोग गर्दनें मोड़ कर रना को देखने लगे थे। शायद इतना बहादुर इनमें से कोई भी नहीं था।
वहाँ से किसी का बच्चा नाक में दम किए हुए है, कहो तो साले को उड़ा दूँ। इनके एक साथी ने एक छोटे से बच्चे को ज़मीन पर पटकते हुए कहा, जो तकलीफ से रोने लगा था। पापा दो, पापा दो। वो मासूम अपनी ज़ुबान में इन ज़ालिमों से फरियाद कर रहा था, जिनके दिल पत्थर थे। अना ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा, इसे सांस लेने में दुश्वारी भी होने लगी थी। अल्लाह क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों? वो जो कब से खुद को मजबूत ज़ाहिर कर रही थी, लम्हे में कमज़ोर हो गई। छोड़ दो इसे प्लीज़। वो एकदम खड़ी होकर बोली तो इनके सरबराह ने नागवारी से देखा था। पहला साथी जो बच्चे को लेकर आया था, उसने नन्ही सी जान को पैर से ठोकर मारी। अना गिरती पड़ती इस तक पहुंची और राहिम को पकड़ कर अपने सीने में बेच लिया। अल्लाह का कहना चलो तुम सब पर है, मानो तुम लोग, तुम्हें इस मासूम पर दस नहीं आता। वो बिलखते हुए इन्हें बददुआ दे रही थी। सैफ इनके सरबराह ने इस मातहत को इशारा किया, वाकई बढ़ा और रना को पीटने लगा। तेरे को ज़्यादा हमदर्दी हो रही है ना? इस हराम बहुत बोल लिया तूने। वो कमर के बल झुकी राहम को अपने गोश में छुपाए पिटती रही। मामा राहम भी रोने लगा था। बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, मेरी मौत अल्लाह के हाथ में है, इन जाहलों के नहीं। इसने नफरत से इन्हें देखकर कहा। वो मजीद मारने के लिए आगे बढ़ा तो इनके सरबराह ने करते उन पर हाथ तो टके से मना कर दिया। टेढ़ी खीर है बाऊ, समझ रहे हो ना? इनकी बकवास पर ध्यान दिए बगैर वो राहिम को थाम में उन जगह पर जाकर बैठ गई थी। एंटो इनकी हालत देखकर बिलख रही थी, उसे लिपट गई थी। अना आप पे कितना मारा है उन्होंने आपको? अल्लाह का रखे मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ। आई एम सॉरी। रोते हुए इसकी हिचकी बंद हो गई थी। मैंने बगैर कुछ कहे से अपने साल में ले लिया। मैं इन दोनों को अपने आप में यूँ छुपाए बैठी थी कि कोई इनको हाथ लगा कर तो गया। इसकी ये बेखौफी अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन की वजह से थी। जहाँ ने दूरबीन की मदद से दरबार का जायज़ा कुल 10 लोग हैं, हर एक के पास बंदूक है। जहाँ ने दूरबीन से मदद से दरबार का जायज़ा लेते हुए कहा, वो दोनों इस वक्त दरबार के आसपास से कदरे ऊंचे मुकाम पर मौजूद है। ये यहाँ उन्हें कहा मकसद अंदर की सूरत हाल का जायज़ा लेना था। वीर ने इसे दूरबीन लेकर आंखों से लगाए। हम इनका साथी एक कमरे के बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। ज़रूर वहाँ कुछ है। जहाँ ने आंखें सूख रही थी। हमें दीवार पर फलांग कर अंदर जाना चाहिए पिछली तरफ से, बाकी हर तरफ पहरा है, लेकिन वैसे तो हम नज़रों में भी आ सकते हैं। वीर ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, मैंने किसी एक को इनकी आंखों नज़रों में आना होगा, ऐसे इनका ध्यान भटेगा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर दूसरा पूरी होशियारी से अंदर महफूज जगह छुप जाएगा, ऐसी जगह जहाँ से दोनों एक दूसरे से इशारतन बात कर सकें। इम्प्रेसिव। मुझे तो लग रहा है तुम्हारा ताल्लुक भी किसी गैंग से है, जहाँ ने तीखी सी मुस्कुराहट से कहा। वीर के माथे पर बल पड़े थे। उसने इसकी बात का जवाब देना ही ज़रूरी ना समझा था। जान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। हाँ, अब कलेजे में कुछ ठंडक पड़ गई है। हवा का जोर तेज हुआ तो वीर ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। स्याह बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढक दिया था। अंदर हल्के अंधेरे ने हर शय को अपनी लिपट में ले लिया था। बादल जोरदार आवाज से गरज रहे थे। बारिश की एक बूंद जहान के माथे पर गिरी। आर यू रेडी? वीर ने जहान के आगे हाथ पर किया। या सैम। इसने वीर के हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखा। दोनों ने अज़म से एक दूसरे की आंखों में देखा और ढलान से नीचे उतरने लगे। दूर हलाव में गुड़ती अना एकदम चौंकी थी। उसने वीर को दीवार फलांगते हुए देख लिया था। फुरत जज्बात से इसने अपने कांपते होंठ भीजे थे। बहुत मुश्किल से इसने अपने चेहरे पर ऊपर वाले तासुरात को नॉर्मल किया था। वीर ने ज़मीन पर कदम रखते ही अपनी कमीज में मौजूद तैयारियों को अंदर से चेक करना शुरू किया। जहान दीवार से ज़रा सा झुक रहा था। इसने वीर को अंगूठा दे दिया था। वीर ने सर को खम दिया और जानबूझकर कमरे से टकरा गया। खामोशी में इर्ताज पैदा हुआ तो नकाबपोश फौरन अलर्ट हुए। रॉबर्ट राइट नाउ यस सर। बॉस के हुक्म पर एक नकाबपोश जिसका नाम रॉबर्ट था, बंदूक की नाल सीधी के पीछे दरवाजे की तरफ चला गया, जहाँ से आवाज़ उभरी थी। वीर को देखकर इसने बंदूक इस पर तान दी थी। वीर ने डरने की एक्टिंग करते हुए फौरन हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। जहाँ ने इसकी एक्टिंग को सराहते हुए आबरूज कहा था। रॉबर्ट इख्तियार से आगे बढ़ा और वीर को कंधे से पकड़कर आगे धकेला। ऐसे सलूक पर वीर ने दांत पीसे थे। सर दिस मैन वाज फाउंडेड हेयर। सर, वहाँ से ये शख्स था। रॉबिन ने ज़मीन पर धकेल कर कहा। वीर ने ज़मीन पर दोनों हाथ रखकर अपने आप को जख्मी होने से बचाया था। तुम कौन हो बताओ? एजेंसी के आदमी हो ना? माइक नामी इनका सरबराह वीर की तरफ झुका, इससे पूछने लगा था। नहीं, मैं एजेंसी का आदमी नहीं हूँ, वीर ने पुरसकून से लहजे में कहा। एक जोरदार गूंसा उसके मुँह पर लगा। गूंसा इतना जोरदार था, तकलीफ से इसकी आंखें में सुर्ख हो गई थी। लोगों के खौफ और रास में इजाफा हो गया था। अन्ना ने राम का चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया था ताकि वो वीर को न देख सके। इसका दिल जोर शोर से धड़क रहा था। न जाने वो क्या होने वाला था। इन सबका ध्यान बटा देकर जहान दीवार से अंदर कूद गया और वहाँ नस खंभों ऊँट में होकर दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। इसका हाथ बेल्ट में अड़सी हुई पिस्टल पर था। बकवास करता है साला। वो लोग समझते हैं कि हमारी खबर कैरी के लिए अपना बंदा भेजेंगे और हम समझ नहीं पाएंगे। उल्लू नजर आते हैं हम क्या तुम्हें? माइक ने इसके मुंह पर बूट की ठोकर मारते हुए कहा। वीर कमर के बल झुके। इसके मुंह से खून निकलने लगा था। झुके इसकी नज़र से जूता पर पड़ी। इसका दिल खुशी से धड़क उठा था। मतलब उसे सलामत
पहुँच चुका था। इसने ज़मीन पर धरी उँगलियों की विक्ट्री बनाई। जहान इसका इशारा समझकर खंभे की ऊन में से होकर यक के बाद दीगर 3 फायर किए। हाल में हड़बड़ मच गई थी। लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। वीर ने फुर्ती से गन निकाली और माइक के मुँह पर ज़ोरदार लात मारकर उठ खड़ा हुआ। नकाबपोशों ने जवाबन हमला किया। दोबारा गोलियाँ की आवाज़ गूंजने लगी। जहान ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए माइक की गर्दन में बाजू का शिकंजा तंग किया और पिस्टल इसके सर पर तान दी। खबरदार किसी ने हम पर गोली चलाई तो इसका भेजा उड़ा देंगे। माइक के पसीने छूट गए थे। इसने फौरन अपने आदमियों को इशारा किया, फेंक दो सब बंदूकें नीचे। इसके आदमी ने हुक्म की तकमील करते हुए हाथ हथियार डाल दिए थे। वीर फौरन मशरूम की तरफ बढ़ा। उठो, निकलो यहाँ से, सब लोग भागो, जल्दी करो। वो नजर तेजी से दौड़ाते राहन को ढूंढने लगा था। लोग गिरते पड़ते बाहर की तरफ जाने वाले रास्तों को दौड़ने लगे थे। सही अना एन का हाथ थामे तेजी से वीर की तरफ बढ़ा। राहम को सही सलामत देखकर वीर ने शुक्र का सांस लिया था। जहान जो माइक गन पर ताने खड़ा था अचानक लड़खड़ा गया था। वो अभी संभल ना पाया था। इसके सर पर फिर भरपूर ज़रब पड़ी थी जिससे वो हवास खोता ज़मीन पोस हुआ था। चंद सेकंड में सूरत हाल का पासा पलट गया था। ज़रा सी गलती इन पर भारी पड़ गई थी। उनके मुताबिक वो 10 लोग थे लेकिन असल में वो 11 थे। बाहर सूरत हाल को बिगड़ता देख वो शख्स अंदर कहीं छुप गया था। अचानक इसने ताकर वार किया। जो निशाना ठीक पर लगा था पोशों में हरकत हुई थी। उन्होंने तेजी से बंदूकें थाम कर बाहर निकलते लोगों पर फायर कर दिए। चंद लोग अपनी जान बचाकर भागे जबकि इनमें से कुछ लोग वहीं इनका निशाना बन के रॉबर्ट ने वीर को गर्दन से पकड़कर झटका दिया और इस पर गुन से मारने लगा। अचानक पड़ने वाले कतार पर वो बौखला गया था। रॉबर्ट ने इसके बाजू को मोड़ा और सहन के पिछले जाने बने तहखाने में ले जाने लगा। एक साथी ने बेहोश होने हुए जहान को कंधे पर लाकर इसकी तकलीद की थी। दूसरे दहशतगर्दों ने बाकी मानदा लोगों पर काबू पा लिया। अना का दिल दाड़े मारकर रोने को छाछ ने इन को अपने सामने छुपा लिया था। अल्लाह, अब क्या होगा, क्या करूँ मैं, ये सब क्या हो गया, प्लीज़ हमारी हिफाजत करे। परेशानी से वो सोचते सर से एक ख्याल इसके जहन में सिलेक्ट पर नक्श हुआ था। एन इसका ध्यान रखना, अभी मैं आई और राहिम इसके हवाले करके वो खड़ी हो गई थी। मुझे वॉशरूम जाना है, इसने इल्तिजा लहजे में कहा। रॉबर्ट ने माइक की तरफ देखा। चलो, कोई होशियारी नहीं, ज़रूरी नहीं है, इसके ज़रूरत नहीं है इसके लहजे पर। अना ने सूखा हल तरकिया। इसकी तलकीद पर वो कदरे कोने में बने बाथरूम तक आई थी। कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। ओके। इसको जवाब देकर वो कदरे दूर जाकर खड़ा हो गया था। इसके ख्याल में एक बाल शत भर छोकरी क्या कर सकती है। अना ने इसे मुड़ते देखा, तेजी से रुख बदला और नजर बचाती तेजी से तहखाने में उतरने लगी। एक मिनट, वो भी आधी सीढ़ी उतरी थी कि इसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी जिसके खुले दरवाजे से असला नजर आ रहा था। उसने चंद सेकंड की देर किए बगैर जो हाथ में आया उठा लिया और तेजी से तहखाने की सीढ़ियाँ उतरती गई। 2 मिनट नीचे आकर इसने वाहिद कमरे में झांका जहाँ वीर और जहान आधे मुँह पड़े थे। इनके जिस्म में शर्ट की कैसे ज़ात थे जिस पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। वो 2 आंसू रोकती हुई जल्दी से कमरे में दाखिल हुई। इनके पास ज़मीन पर बैठ गई थी। उन्हें पुकारने लगी, हान शावेर, उठिए और आइए, मिनट जल्दी करिए, मेरे पास वक्त नहीं है। दोनों को के वजूद में जंजिश हुई आंखें खोलते हुए बेयकीनी की कैफियत में से देखने लगे थे। यकीनन कुदरत इनका साथ दे रही थी वरना अब तक इन्हें अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अना ने इसके साथ लैस असले से चाकू पकड़ाया और तेजी से इनके हाथ पर बंधी रस्सी काटी। 3 मिनट, 5 मिनट, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, अल्लाह आपकी मदद करे। वो तेजी से बाहर की तरफ भागी तो तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। 4 मिनट